द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 15 के अगले हिस्से का, जो है पुनर्जन्म। ये इस मॉड्यूल का आखिरी हिस्सा होगा। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे कामा, पुनर्जन्म का मूल कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ नए जन्म की शुरुआत, एस्ट्रल ईथर और भौतिक शरीर का निर्माण, पिछले जीवन लक्षणों का विकास या निषेध, विशेष स्थिति। सबसे पहले देखेंगे कामा पुनर्जन्म का मूल कारण। एक बार जिन कारणों से ईगो को देवचन में ले जाया गया वे समाप्त हो जाएं और एकत्र किए गए अनुभव अवशोषित हो जाएं, ईगो का एक बार फिर भौतिक जीवन का अनुभव करने के लिए तरसेगा। हिंदू धर्म में इस तीव्र लालसा को तृष्णा कहा जाता है। इसे स्वयं को व्यक्त करने के आवेग के रूप में भी कहा जा सकता है, या केवल उन बाहरी छापों को महसूस करने के लिए एक आवेग जो किसी को जीवित महसूस करते हैं। ये विकास का नियम है। ये कामा के माध्यम से कार्य करता है, जो व्यक्तियों और कॉस्मोस के लिए पुनर्जन्म का मूल कारण है। पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ नए जन्म की शुरुआत। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अतीत के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार अगले जन्म में कैसे आती है। सभी जन्म मिलाकर एक सतत श्रृंखला बनती है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अतीत के संस्कार। मानसिक दुनिया में बिताए समय की अवधि को देवचैनिक विश्राम भी कहा जाता है। इस भयावह आराम के दौरान ईगो को सभी दुख और दर्द से राहत मिलती है। हालांकि पिछले जीवन काल में किए गए बुरे कर्म सुप्त जीवन की स्थिति में हैं और अभी तक मृत नहीं हुए हैं। पिछले बुरे कर्मों के ये निष्क्रिय बीज उस पल को अंकुरित करना शुरू कर देते हैं जो नए व्यक्तित्व को नए जन्म के लिए आकार देने लगते हैं। ईगो के लिए ये जरूरी है कि पिछले बोझ को सहन करे, बीते जीवन में बोया गया बीज काटे। अतीत के बोझ को आगे बढ़ाते हुए इसे बौद्ध धर्म में स्कंद कहा जाता है। स्कंदों के यजमान के साथ कामा देवचन की सीमाओं का इंतजार करते हैं, जहां से ईगो एक नया जन्म लेने के लिए आता है। स्कंद भौतिकवादी पहलुओं से बने होते हैं, जैसे कि अमूर्त विचार, मानसिक आदतें, शक्तियां और भावनाएं। पूर्व जन्म के संस्कार अगले जन्म में कैसे आती है। ये प्रक्रिया पहले मानसिक इकाई पर ध्यान देने के लिए होती है, जो अपनी गतिविधि को तुरंत जारी रखती है और फिर एस्ट्रल परमाणु पर इच्छा को केंद्रित करती है। सुप्त प्रवृत्तियां, जैसे कि हमने पहले देखा था, ईगो द्वारा प्रक्षेपित होती है क्योंकि यह पुनर्जन्म में वापस जाती है। सबसे पहले वे अपने आसपास और फिर दूसरे महान राज्य के मूल तत्वों को इकट्ठा करते हैं। इसलिए ये पिछले स्वर्ग जीवन में व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए सटीक मानसिक विकास को दर्शाता है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि वह ठीक उसी स्थान पर जाता है जहां वह रवाना हुआ था। फिर ये तीसरे राज्य से एस्ट्रल पदार्थ और एलिमेंटल एसेंस को इकट्ठा करता है, इसलिए उन पदार्थों को प्राप्त करता है जो एस्ट्रल शरीर बनाएंगे। इसके कारण पिछले जीवन से भावनाएं, इच्छाएं आदि को आगे बढ़ाया जाता है। जैसा कि ईगो पुनर्जन्म में उतरता है, यह एस्ट्रल पदार्थ को अपने आप ही अपने चारों ओर खींचता है, सचेतन रूप से नहीं। ये सामग्री पिछले एस्ट्रल जीवन के अंत में व्यक्ति के साथ एस्ट्रल शरीर की एक सटीक प्रकृति है। इसलिए व्यक्ति हर दुनिया में जीवन को जारी रखता है जहां से अंतिम समय में वह रुका था। सभी जन्मों की एक सतत श्रृंखला तक होती है। सीखने वाला उपरोक्त प्रक्रिया में कार्मिक कानून के कार्य को पहचान सकता है, लेकिन हम इस पुस्तक में इसे नहीं करेंगे। प्रत्येक पुनर्जन्म स्वाभाविक और उचित रूप से पिछले जन्मों से जुड़ा होता है।
इसलिए सभी जीवन तब तक निरंतर निर्बाध श्रृंखला बनाते हैं। अब हम देखेंगे एस्ट्रल ईथर और भौतिक शरीर का निर्माण। एस्ट्रल पदार्थ जो किसी व्यक्ति के चारों ओर एकत्रित होता है वह अभी तक एक उचित एस्ट्रल शरीर नहीं बनाता है। सबसे पहले ये एक नए ओवॉइड आकार लेता है जो निकटतम है हम कॉजल शरीर के वास्तविक आकार को समझ सकते हैं। फिर जब भौतिक बच्चे का शरीर बनाया जाता है तो भौतिक पदार्थ एस्ट्रल पदार्थ को ध्रुवता से आकर्षित करता है। ये एस्ट्रल पदार्थ जो समान रूप से ओवॉइड के आसपास बिखरा हुआ था, अब प्रमुख रूप से भौतिक शरीर की सीमा के भीतर इकट्ठा होता है। एस्ट्रल पदार्थ बढ़ते भौतिक शरीर के हर बदलाव का अनुसरण करता है। इसका 99% भाग भौतिक शरीर की सीमाओं के भीतर इकट्ठा किया गया है। शेष ओवॉइड में लगभग 1% इकट्ठा होता है जो आभा बनाता है। एस्ट्रल न्यूक्लियस के आसपास एस्ट्रल पदार्थ का संग्रह या तो जल्दी से हो सकता है या लंबी अवधि ले सकता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ईगो स्वनिर्मित कार्मिक कपड़े पहनता है। ये लॉर्ड्स ऑफ कार्मा के एजेंटों से एथरिक डबल को स्वीकार करने के लिए तैयार है। नया भौतिक शरीर एथरिक डबल के सांचे में बनाया जाएगा। अब हम देखेंगे पिछले जीवन लक्षणों का विकास और निषेध। पिछले जीवन लक्षण जागृत होने तक निष्क्रिय रहते हैं। केस स्टडी पिछले जीवन में शराबी, पालन पोषण की भूमिका, एस्ट्रल बच्चे के एस्ट्रल या मानसिक शरीर आसानी से आकार लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे पिछले जीवन लक्षण जागृत होने तक निष्क्रिय रहना। किसी व्यक्ति के गुण शुरू से सक्रिय नहीं होते। प्रारंभ में वे केवल बीज हैं जो संभवतः नए शरीर के पदार्थ में प्रकट हो सकते हैं। उनमें से एक ही गुण के रूप में विकसित होने की संभावना पिछले एक प्रमुख रूप से निर्भर करती है कि प्रारंभिक बचपन का वातावरण इन गुणों को महत्वपूर्ण बनाता है या नहीं। अच्छे और बुरे दोनों गुणों को उत्तेजना द्वारा सक्रिय किया जा सकता है और दोनों को घृणा द्वारा कम किया जा सकता है। यदि सक्रिय किया जाए तो ये पिछले एक ही तुलना में व्यक्ति के वर्तमान जीवन काल में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यदि नहीं तो एक सुप्त बीज है जो विघटित होने लगता है और भविष्य के किसी भी अवतार में फिर से प्रकट नहीं होता। इसलिए एक बच्चे का अभी तक निश्चित एस्ट्रल या माइंड बॉडी नहीं है, लेकिन जिस चीज के साथ ये बनाया जाता है उसे उसके चारों ओर से घेर लिया जाता है। अब देखते हैं केस स्टडी एक पिछले जीवन में शराबी का। पीने की इच्छा कामलोक में पहले ही जल चुकी होगी और निश्चित रूप से उसने उससे छुटकारा पा लिया होगा। यद्यपि इच्छा स्वयं ही मर गई है, लेकिन चरित्र की कमजोरी न उसे जीत लिया। वह इच्छा अभी भी बनी हुई है। अगले जीवन काल में उनके एस्ट्रल शरीर में वह पदार्थ होगा जो इस इच्छा को क्रिया में डाल सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इस पदार्थ का उपयोग किया जाएगा जैसे कि पहले था। यदि माता पिता बच्चे को यह विश्वास दिलाने में मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसी इच्छाएं गलत है, तो वह पीने की इच्छा को रोकने और जीतने में सक्षम हो जाता है। उपयोग की कमी के कारण ऐसी एस्ट्रल पदार्थ अंततः मर जाते हैं। अब हम देखते हैं पालन पोषण की भूमिका। छात्र को ये याद रखना चाहिए कि जैसे भौतिक शरीर मिट जाता है और बदल दिया जाता है, वैसे ही वह एस्ट्रल शरीर के साथ है। इसलिए मृत कणों को एस्ट्रल शरीर में अधिक परिष्कृत कणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसलिए आत्मनियंत्रण स्थापित करके ऐसी इच्छाओं को दूर किया जा सकता है और भविष्य में फिर से घटित होना लगभग असंभव हो जाता है। बचपन के दिनों में एक व्यक्ति की ईगो में उसके वाहनों पर बहुत कम पकड़ होती है।
इसलिए वह इस पकड़ को पाने में मदद करने के लिए माता-पिता से मार्गदर्शन मांगता है और उसे उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करता है। अब देखते हैं एक बच्चे के एस्ट्रल या मानसिक शरीर आसानी से आकार कैसे लेते हैं। अभी तक बनने वाले वाहनों को आकार देना बेहद आसान है। जैसे एक कलाबाज का भौतिक शरीर शुरुआती वर्षों में प्रशिक्षित किया जा सकता है, वैसा ही एस्ट्रल और मानसिक शरीर के साथ होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वे निर्बाध रूप से आने वाले हर कंपन का जवाब देते हैं। वे अपने आसपास के सभी प्रकार के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही बाद के वर्षों की तुलना में शुरुआती युवाओं के दौरान उन्हें बहुत आसानी से आकार दिया जा सकता है। ये जिद्दी आदतें एक बार लग जाएं, उन्हें बदलना बेहद मुश्किल है। इसलिए एक बच्चे का भविष्य माता-पिता के नियंत्रण में होता है और सबसे अधिक एहसास माता-पिता को भी होता है। एक क्लेयरवॉयंट समझता है कि वयस्क पात्रों में सुधार होने पर बाल चरित्र कितनी जल्द बेहतर हो सकता है। दर्ज एक बहुत ही प्रमुख मामले में एक शिक्षक की क्रूरता ने एक बच्चे के वाहनों को इस तरह से घायल कर दिया कि बच्चा उस जीवन काल में पूरी प्रगति नहीं कर पाया जैसा कि अपेक्षित था। जीवन काल में जहाँ एक बच्चे को एडप्टशिप प्राप्त करनी चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से सही माहौल होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे विशेष स्थिति। पिछले जन्म की यादों के साथ पैदा होना, खोए आत्माओं का भयानक रूप, पशु के रूप में पुनः अवतार, अभिव्यक्ति की कटौती लेकिन मानव शरीर में। सबसे पहले देखेंगे पिछले जन्म की यादों के साथ पैदा होना। एक निम्न श्रेणी के मोनाड्स हैं, उनमें से कुछ के पास मजबूत एस्ट्रल शरीर है, हालांकि ऐसी घटना कुछ दुर्लभ है यदि वे बहुत कम अंतराल में पुनर्जन्म लेते हैं। कई बार पिछले जीवन में खोई या छाया अभी भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में नए व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए छाया यानी शेड या खोई यानी शेल को छोड़ दिया जाता है। नतीजतन ये ध्रुवता से आदतों, विचारों और यहाँ तक कि पिछले जीवन की यादों को भी अपनाता है। अब देखते हैं खोए आत्माओं का भयानक रूप। एक व्यक्ति जिसने एक दुष्ट जीवन व्यतीत किया है, उनके एस्ट्रल और मानसिक शरीर मृत्यु के बाद ईगो से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इस ईगो के पास एस्ट्रल और मानसिक प्लेन में रहने के लिए कोई शरीर नहीं है, इसलिए इसे तेजी से अपना स्वरूप बनाना होगा। तो फिर हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां ईगो के पास नए विकसित एस्ट्रल और मानसिक शरीर हैं। पुराने निकाय जिन्हें अभी विघटित होना है, नए शरीर के साथ एक मौजूदा आकर्षण है। यह आकर्षण अपने आप में एक बेहद खराब रूप धारण कर लेता है। इसे दहलीज पर रहने वाला कहा जाता है। अब देखते हैं पशु के रूप में पुनः अवतार। चरम मामलों में पुनर्जन्म पर लौटने वाले व्यक्ति ने क्रूर उपभोग के कारण या अन्यथा किसी भी तरह के जानवर के साथ एक बहुत मजबूत संबंध बनाया है। ऐसे परिदृश्य में एक चुंबकीय आकर्षण उसे जानवर के एस्ट्रल शरीर से जोड़ता है जिसके गुणों ने उसे प्रेरित किया है। इसलिए उत्तरार्ध जानवर के भौतिक शरीर से बंध जाता है। इस बंधन के परिणाम स्वरूप वह पुनः जन्म की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। वह एस्ट्रल दुनिया में सचेत है और उसकी मानवीय क्षमताएं हैं, लेकिन वह उस जानवर को नियंत्रित नहीं कर सकता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। भौतिक दुनिया में जानवर के शरीर के माध्यम से संवाद नहीं कर सकता। जानवर की आत्मा विस्थापित नहीं होती है और ये जानवर के शरीर को नियंत्रित करती रहती है। इस तरह का बंधन पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक ओरिएंटल विश्वास की व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में पशु शरीर में पुनर्जन्म हो सकता है। अब देखते हैं अभिव्यक्ति की कटौती लेकिन मानव शरीर में। जब ईगो कुल बंधन को प्राप्त करने के लिए दुष्ट नहीं होता है, फिर भी एस्ट्रल शरीर बहुत पशुवत होता है। ये सामान्य मानव के जन्म के रूप में हो सकता है। हालांकि भौतिक शरीर प्रमुख रूप से पशु विशेषताओं को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए राक्षस जो अप्रिय रूप
कुत्ते के समान, सुअर के समान शक्ल वाली है, आदि। इससे मानव एंटिटी के लिए बहुत दुख होता है जो प्रगति और आत्माभिव्यक्ति से अलग हो जाता है। हालांकि ये अस्थायी है और एंटिटी में सुधार लाने के लिए है। ये पीढ़ी एक तरह से अन्य ईगो की पीड़ाओं की तुलना में हो सकती है जो मानव शरीर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कमजोर दिमाग, जैसे कि ल्यूनेटिक्स इत्यादि। हालांकि हंसी और मुहावरा अन्य गलत कामों का परिणाम है। अब इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नए मॉड्यूल की, जिसमें हम देखेंगे भावनाओं की महारत यानी मास्टरी ऑफ इमोशंस। धन्यवाद।